सुहानी और केशव की शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं और विदाई का समय हो आया था। सुहानी कमरे में बैठी अपनी सहेलियों से हंसी मजाक कर रही थी कि तभी उसकी माँ सरला आकर कहती है, सुहानी बेटी, विदाई का समय हो गया है। अब बातें बातें छोड़ और ससुराल जाने की तैयारी कर। अरे माँ, इतनी जल्दी भी क्यों मचा रही हो? बेटी को भूखी ही विदा कर दोगी क्या? नहीं बेटी, खाना खिला कर विदा करूंगी। चल रही सीता, जा सुहानी के लिए खाना लेकर आ। ओ माँ, तुम भी कितनी भुलक्कड़ हो। भूल गई क्या मैंने अपने खाने के लिए क्या स्पेशल बनवाया है? मुझे याद है तेरी स्पेशल डिश। ठहर, अभी लेकर आती हूँ। सरला एक प्लेट में स्पेशल हरी मिर्च के तीखे पकौड़े और खजूर की मीठी चटनी लेकर आती है। मिर्च के तीखे पकौड़े देखते ही सुहानी के मुंह में पानी भर आता है और वह जल्दी जल्दी पकौड़े खाने लगती है और कहती है, आह, पकौड़े तो सचमुच बहुत अच्छे बने हैं माँ। जी भर कर खा ले और सुन, ससुराल जाकर यह तीखा खाने का शौक भूल ही जाना। हाँ, सुहानी से ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता माँ। ससुराल की रसोई में पैर तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत न डाल दी तो मेरा भी नाम सुहानी नहीं। वो तो मुझे पता ही है, तू तीखा खाने से कभी बाज नहीं आने वाली। सुहानी को तीखा खाने का बहुत अधिक शौक था। घर में भले कुछ भी बना हो, मगर तीखा खाए बिना उसका पेट भरता ही नहीं था। अपने इसी शौक के चलते उसने हरी मिर्च की ढेर सारी रेसिपी सीख रखी थी। ससुराल आने पर सुहानी जैसे ही रसोई में पैर रखती है, अपनी पसंद की तीखी चीज बनाने के बारे में सोचने लगती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ जो सबको पसंद आए, पर क्या बनाऊं? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ, सबको पसंद आएगा। यही सोचकर सुहानी हरी मिर्च वाली तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। मगर जैसे ही उसका पति केशव, ससुर महेश और सास गोमती खाने बैठते हैं, तो उनका तो मुंह ही जलने लगता है और वे बेचैन हो उठते हैं। महेश कहता है, आह, उह, आहा, अरे ये क्या बना दिया बहू। गोमती, जल्दी से पानी दो भाई। ओह, इतनी तीखी कढ़ी। लगता है मुंह में आग जल उठी है। बहू, इतनी तीखी कढ़ी क्यों बनाई? कुछ मीठा नहीं बना सकती थी क्या? हाय, कढ़ी भले थोड़ी तीखी है, पर है बहुत स्वादिष्ट। जरा खाकर तो देखो माँ जी। क्या खाक स्वादिष्ट कढ़ी है? हमसे इतना तीखा नहीं खाया जाता। जाओ, कुछ मीठा बना कर ले आओ। उस दिन के बाद सुहानी सबको उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती, मगर अपने लिए कुछ तीखा जरूर बनाती। कभी मिर्च भज्जी तो कभी मिर्ची वड़ा, या फिर भरवा मिर्च बेसन में डुबोकर फ्राई कर लेती और चटनी या सॉस के साथ चटकारे ले लेकर खाती और कहती, हाँ, मसालेदार मिर्ची वड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सुहानी की सास गोमती को उसका रोज रोज तीखा खाना अच्छा तो नहीं लगता, मगर फिर भी वह उसे तीखा खाने से मना नहीं करती। गोमती सोचती, राम जाने बहू रोज रोज इतना तीखा कैसे खा लेती है। इसका तो पेट भी खराब नहीं होता, पर देखना किसी न किसी दिन जरूर खराब हो जाएगा। हाँ, तब यह अपने आप ही तीखा खाना छोड़ देगी। एक दिन सुहानी बाजार से मोटी मोटी हरी मिर्च लेकर आती है और उनमें खट्टा मीठा मसाला भरकर हरी मिर्च का अचार बनाती है। केशव काम से घर आता है तो सुहानी उसे खाने में भरवा मिर्च का अचार देती है। यह भरवा मिर्च का अचार है, इसे खाओगे तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ। ओह सुहानी, तुम तो जानती हो मैं तीखा नहीं खाता, फिर भी खाने को क्यों कह रही हो? मैं खाने को कहाँ कह रही हूँ केशव, मैं तो चखने को कह रही हूँ। स्वादिष्ट लगे तो खा लेना, वरना मत खाना। सुहानी के ये कहने पर केशव भरवा मिर्च को चखता है तो हैरान ही रह जाता है। उसे भरवा मिर्च का तीखे के साथ साथ खट्टा मीठा स्वाद बड़ा ही लाजवाब लगता है। वह कहता है, अरे वाह सुहानी, तुम्हारी भरवा मिर्च तो वाकई कमाल की है। इसने तो खाने का जायका ही बढ़ा दिया। ज्यादा तीखी तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं।
मैं तो कहता हूँ पिताजी और अम्मा को भी खिलाओ ये भरवा मिर्च, देखना खुश हो जाएंगे। केशव को भरवा मिर्च की इतनी प्रशंसा करते देख महेश ने कहा, अरे ऐसा क्या है इस भरवा मिर्च में जो तू इतना खुश हो रहा है? खुद ही खाकर देख लो पिताजी। ठीक है तो दिखा बहू एक मिर्च। लो पिताजी। महेश सुहानी से मिर्च लेकर चखता है तो वह प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो जरा भी तीखी नहीं है। इसका खट्टा मीठा जायका तो बड़ा अच्छा है भाई। रहने दो, क्यों झूठी तारीफ कर रहे हो? इतनी मोटी मिर्च क्या तीखी नहीं होगी भला? हाँ। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो लो खुद चख कर देख लो गोमती। हाँ हाँ, लाओ दिखाओ। फिर गोमती भी भरवा मिर्च का स्वाद चखती है तो वह भी सुहानी की तारीफ करने लगती है और कहती है, बहू तेरी भरवा मिर्च तो सच में बड़ी स्वादिष्ट है। आज पहली बार तीखा खाने में आनंद आ रहा है। तेरे इस लाजवाब मिर्ची अचार के बारे में तो मैं पास पड़ोस की सब औरतों को बताऊंगी। हाँ। गोमती सुहानी का भरवा मिर्च का अचार अपनी मुंह लगती जिस भी पड़ोसन को चखाती वही उसकी बड़ाई करने लगती। सुषमा को तो सुहानी का वह अचार इतना अधिक पसंद आता है कि वह उसे अचार बनाने का ऑर्डर दे देती है। सुहानी बहू, मेरे बड़े भैया नरेन की शहर में अचार की बहुत बड़ी दुकान है। तुम उनके लिए 10 किलो अचार बना दो। ये लो 2000 एडवांस। यह देख गोमती थोड़ी चिंता में पड़ जाती है और सुषमा से कहती है, पर सुषमा, जो सुहानी का बनाया अचार नरेन को पसंद ना आया तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता गोमती बहन। देखना बहुत पसंद आएगा और खूब बिकेगा। हाँ। सुषमा की बात सच ही निकलती है। सुहानी का बनाया भरवा मिर्च का अचार सबको पसंद आता है और हाथों हाथ बिक जाता है। इसके कुछ ही दिन बाद नरेन खुद सुहानी से मिलने आता है और कहता है, देखिए, मुझे सुहानी जी से मिलना है। सुहानी मेरी ही बहू है। कहिए, आपको उससे क्यों मिलना है भाई? मैं सुषमा का बड़ा भाई नरेन हूँ। मुझे आपकी बहू को अचार बनाने का बड़ा ऑर्डर देना है। यह सुनकर गोमती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत सुहानी को बुलाती है। अगर आपकी ससुराल वालों को एतराज ना हो तो मैं आपको अचार बनाने का बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ। भाई, बहू के हाथ में हुनर है तो वो उसका इस्तेमाल क्यों ना करे? भला हमें क्या एतराज? भाई, अगर बहू का बनाया अचार सबको इतना ही पसंद आता है तो वह अचार जरूर बनाएगी। हाँ, ये लीजिए 50,000 और ऐसे ही तरह तरह का तीखा खट्टा मीठा 100 किलो अचार बना दीजिए। उस दिन के बाद तो सुहानी का तीखा खाने का शौक उसके लिए तीखे का बिजनेस ही बन जाता है। वह मिर्च से तरह तरह के अचार बनाने लगती है और उसके बनाए अचार सबको पसंद आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वह अचार की खुद की दुकान कर लेती है और उसकी दुकान चल निकलती है। फिर केशव, महेश और गोमती सभी उसके काम में मदद करने लगते हैं। आशा के बड़े बेटे राहुल की शादी 3 साल पहले मीना से हो गई थी। आशा ने सोचा कि छोटे बेटे दीपक की भी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो जाए। दीपक और रेनू का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद ही शादी हो गई। बड़ी बहू गर्भवती थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी रेनू पर जल्दी ही आ गई। रेनू बोली, दीदी, क्या आपकी तबीयत खराब है? इस पर मीना ने कहा, नहीं रेनू, मैं माँ बनने वाली हूँ। 3 साल बाद बहुत इलाज के बाद मुझे ये सुख मिला है, इसलिए मम्मी जी ने मुझे बिस्तर से उठने को मना किया है। तो रेनू ने कहा, अच्छा दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आशा बोली, देखो बेटी, अब तुम्हें मीना का ख्याल रखना है। ऐसी अवस्था में जब तुम उसका ख्याल रखोगी तो समय आने पर वह भी तुम्हारी देखभाल करेगी। समझ गई ना? मम्मी जी, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रेनू सारा काम करके लेटी ही थी कि आशा ने आवाज दी और कहा, रेनू बेटा, मीना को मिश्री डालकर दूध और दवाई दे आना। क्या हुआ रेनू, क्यों मुंह बना रही हो? कुछ नहीं दीपक, मैं पूरे दिन घर का काम करके थक जाती हूँ। ऊपर से मम्मी जी मुझे पूरे दिन दीदी की सेवा में लगाए रखती हैं। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। कोई बात नहीं रेनू,
कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर भाभी तुम्हारा हाथ बटाएंगी। रेनू परेशान होकर दीपक से बोली। लेकिन दीपक, अभी 6 महीने और हैं और उस पर डिलीवरी रेस्ट भी होगा। रेनू, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें भी तो इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। रेनू अपनी जेठानी के पास दूध लेकर गई और उससे पूछा। दीदी, और कोई काम तो नहीं है? नहीं रेनू, बस वहाँ से मेरी दवाई उठाकर दे दो और ये गिलास भी उठाकर ले जाना। रेनू मन ही मन बड़बड़ाती रही। जैसे मैं इनकी देवरानी न हुई, इनकी नौकरानी बन गई हूँ। हाँ। एक दिन रेनू की माँ सरोज का फोन आया। सरोज बोली, कैसी है रेनू? बहुत दिन हो गए, तू घर नहीं आई। कैसे आऊँ मम्मी, पूरे दिन इतना सारा काम करना पड़ता है। क्यों, तेरी जेठानी काम नहीं करती? माँ, वो गर्भवती हैं, बेड रेस्ट पर हैं। ओ, फिर तो तेरा पूरा समय काम में गुजर जाता होगा। चल, जब समय मिले आ जाना बेटी। कुछ महीनों बाद वह समय आ ही गया जब मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो रेनू के लिए एक बच्चे का काम और बढ़ गया। मीना भी अब बच्चे के साथ व्यस्त रहने लगी। रेनू के हिस्से में अब भी काम ज्यादा ही आता था। 1 साल बीत गया। रेनू, हमें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 1 साल हो गया है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। हाँ दीपक, आप सही कह रहे हो। अगले दिन दीपक ने ऑफिस जाते हुए रेनू को हॉस्पिटल छोड़ दिया, जहां सारी जांच के बाद पता चला कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। वह बहुत दुखी हुई। वह रास्ते में सोचती रही, अगर मैंने ये बात सबको बताई तो सब लोग मीना दीदी और उनके बच्चे को ही प्यार करेंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं उस घर में सिर्फ एक काम वाली बनकर रह जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। रेनू कुछ उदास रहने लगी। चिंता में ना तो वह ठीक से खाना खाती, ना ठीक से सोती, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। कमजोरी में उसे चक्कर आने लगे और उल्टी हो गई। आशा बोली, रेनू, लगता है बहू कि तुम माँ बनने वाली हो। मीना ने कहा, रेनू, बधाई हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे श्लोक को खेलने के लिए एक भाई या बहन मिल जाएगा। दीपक ने खुशी के मारे रेनू को गोद में उठा लिया। मैं बहुत खुश हूँ रेनू। अब रेनू कैसे बताए कि ऐसा कभी नहीं होगा, वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। रेनू ने सोचा, नहीं, मैं किसी को भी सच्चाई नहीं बताऊंगी। मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर ये सब ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही ठीक है। मुझे भी कुछ महीने थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं भी तो देखूं कि मुझे भी सब लोग मीना दीदी की तरह ही प्यार करेंगे या नहीं। अगले दिन रेनू सुबह उठकर रसोई में चाय बनाने गई। मीना ने उसे रसोई में देखते ही कहा, रेनू, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। शुरू के दिन है ना, इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। रेनू मन ही मन खुश होती हुई बोली, ठीक है दीदी, जाती हूँ। रेनू कमरे में चली गई। उसने देखा कि दीपक ने खुद ही बिस्तर उठाकर रख दिया है और अपने कपड़े खुद ही प्रेस करके वह ऑफिस के लिए तैयार भी हो गया। रेनू ने उससे कहा, अरे, आपने खुद ही सब कर लिया, मैं कर देती। अब अपने सारे काम खुद कर लूंगा मैं। तुम सिर्फ अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। मीना उसका नाश्ता और खाना समय से कमरे में ही पहुंचा देती और रात में मिश्री वाला दूध देना कभी नहीं भूलती। मीना मुस्कुराते हुए पूरे दिन घर का काम करती और बचे हुए समय में रेनू के पास बैठकर उसे प्रेगनेंसी के बारे में समझाती रहती। इसी तरह 3 महीने बीत गए। रेनू को चिंता होने लगी और वह सोचने लगी, जब घर में सबको मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? सबको मुझसे इतनी उम्मीद है, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मुझे इनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक दिन आशा ने रेनू को बुलाया और कहा, रेनू, जब मीना को बच्चा नहीं हुआ था ना, तब मैंने मन्नत मांगी थी। उसके बाद श्लोक ने जन्म लिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए भी मन्नत मांगी है, जो भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। शाम को तैयार हो जाना, तुम दोनों के हाथों से कुछ दान करवा दूंगी और अपने कुलदेवी के दर्शन भी करा लाऊंगी। रेनू खुद ही बहुत शर्मिंदा हुई और सोचने लगी,
सिर्फ एक काम से बचने और सबका प्यार पाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, और मम्मी जी मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। अब मैं उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? मंदिर में जाकर आशा ने रेनू और मीना के हाथ से कंबल और पैसे बंटवाए। लेकिन रेनू जब मंदिर में कुलदेवी के दर्शन करने गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और रेनू बोली, हे कुलदेवी, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने अपने परिवार का प्यार पाने और काम से बचने के लिए झूठ बोला है। शायद ये इसी की सजा है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। बाहर आकर रेनू अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। आशा ने पूछा, क्या हुआ रेनू, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ बहू? मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैं गर्भवती नहीं हूँ। मुझे लगा आप सब लोग मीना दीदी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने गर्भवती होने का नाटक किया। नाराज तो मैं बहुत हूँ, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगा कि हम सिर्फ मीना से ही प्यार करते हैं? मम्मी जी, मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मैं डर गई थी। मैंने देखा था कि श्लोक के पैदा होने से पहले और बाद में आप सब मीना दीदी से बहुत प्यार करते हो। अगर मैं मां नहीं बनी तो आप मुझसे नफरत करने लगोगे। रेनू रोने लगी। ऐसा झूठ बोलने के बाद क्या तुम मुझसे प्यार करने की उम्मीद रखती हो रेनू? आशा ने रेनू को चुप करते हुए कहा, पागल लड़की, मन तो करता है कि एक थप्पड़ लगाऊं। हाँ, आज साइंस बहुत आगे आ चुका है। डॉक्टर के पास हर समस्या का हल है। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। और हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीना बोली, मम्मी जी सही कह रही हैं रेनू। अगले दिन रेनू, दीपक और आशा के साथ हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा, अरे आप, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। मगर किस लिए डॉक्टर? आप अपना टेस्ट कराने आई थी ना। दरअसल मेरी गलती के कारण किसी और रेनू की रिपोर्ट आपके पास आ गई थी और आपकी उनके पास। ये रही तुम्हारी असली रिपोर्ट। तुम प्रेग्नेंट हो। रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हें 3रा महीना चल रहा है। झूठी गर्भवती बहू अब सचमुच में गर्भवती थी। रेनू को सबने गले से लगा लिया और कहा, तुम हमारे घर का हिस्सा हो। हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे ऐसा कभी मत सोचना।